नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित लक्ष्मी आवास योजनाओं के भवनों के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम ने ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास भी किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले सीएम धामी ने लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलने पर बधाई दी। वहीं योजनाओं का शिलान्यास करने पर सीएम ने कहा कि देहरादून की सभी प्रमुख लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी। हम राज्य के 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर का तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के केदारनाथ से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसके लिए हमारी सरकार राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वे पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के जीवन को सरल और समृद्ध बनाएंगी। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पुटकुल यूपीसीएल और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो आर्थिकी है, उसको और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे बताया गया है कि जीआईएस तकनीकी पर आधारित ये 5 उपकेंद्र अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होंगे, जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। ये हमारी जो अवधारणा है विकास की, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य हो, उस पर भी ये कारगर तरीके से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा और इन स्मार्ट मीटरों से लगने से न केवल हमारी ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि आम जनता की बिलिंग संबंधी जो परेशानियां हैं वह भी दूर होंगी और इससे उपभोक्ताओं को आसानी होगी। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलिएंट पावर सिस्टम के अंतर्गत
जो देहरादून शहर की मुख्य विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य भी शुभारंभ कर रहे हैं। और जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि ये कोई छोटी धनराशि नहीं है, ये एक बड़ी धनराशि से ये काम होने जा रहा है। करीब 977 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत देहरादून शहर की प्रमुख सड़कों जैसे शिमला बाईपास, जीएमएस रोड, चक्राता रोड, राजपुर रोड आदि पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का काम किया जाएगा, जिसका अभी एक आपने डेमो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा था। और विद्युत लाइनों को भूमिगत होने से जहाँ अनेक समय पर जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति में जो होने वाली रुकावटें हैं वो रुकावटें अब नहीं होंगी, वो रुकावटें खत्म होंगी। वहीं जर्जर तारों के टूटने से होने वाले जो हादसे हैं उन हादसों से भी सुरक्षा मिलेगी और शहर के सौंदर्यीकरण एवं सड़कों के चौड़ीकरण भी आसानी से होंगे। मुझे विश्वास है कि ये सभी कदम राज्य को ऊर्जा संपन्न, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राज्य की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का भी आज हस्तांतरण कर रहे हैं। और यह योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है सभी के लिए घर, इसको उनके संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 768 आवासीय इकाइयों में से 416 इकाइयों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो चुका है। देहरादून स्थित एनआईवीएच में सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। सीएम ने यहां बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन को मनाया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि एनआईवीएच में बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। कि आप सब लोग इस दिन एकत्र होकर मुझे अपनी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जिस काम में लगे हैं, ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो आप यहाँ पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि वो भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। और अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे हमारे नहीं कर सकते। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूँगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुँचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग ने सोचा हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से फहरा रहे हैं। और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहाँ सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी होती है। मैंने भी इसीलिए अनेक जगह पर जो मेरे प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करते हैं, मैंने उन सबसे अनुरोध किया था कि इस बार जो हमारे आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सबको मदद करनी है, उन सबके बीच में जाना है। इस दिन को आज इस रूप में लेना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो है सेवा कर पाए, उनके जो कष्ट हैं, उनका जो दुख है, उस दुख और कष्ट में हम भी सम्मिलित हो पाए, कुछ हाथ बटा पाए, कुछ हम उनको मलहम लगा पाए। किसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम
हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और उसमें हम सब सहभागी बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आज श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की है। बता दें कि बीकेटीसी ने अधीनस्थ मंदिरों श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ, तीर्थ्य केदार तुंगनाथ, सिद्धपीठ काली मठ में विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ हवन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की गई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। पिछले 3 दिनों के ऑरेंज अलर्ट के बाद अब चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ निचले इलाकों में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बात अगर जोशीमठ की करें तो जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम से चटक धूप खिली हुई है। मौसम खुशनुमा होने के बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने लगी है। अलकनंदा नदी के तट पर मंगलवार से शुरू होने वाले श्राद्ध पक्ष में ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों का पिंड दान और तर्पण पूजन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में 15 सितंबर को बामन द्वादशी उत्सव के चलते 5000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम में पहुंचे और दर्शन किए। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि श्राद्ध पक्ष और शारदीय नवरात्रि के साथ कार्तिक स्नान पर्व के चलते श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ने वाला है। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। इसके लिए नेताओं को खास जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भी उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जोरों शोरों से सदस्यता अभियान चल रहा है आपका उत्तराखंड में, किस तरह से तैयारियां भी हैं और किस तरह से नेता जगह जगह पर जाकर के सदस्यता अभियान को धार दे रहे हैं? नए सत्र 2024 की सदस्यता 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सदस्य बनने के साथ में प्रारंभ हुई है और सदस्यता अभियान को हम संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश भर में बहुत व्यापक स्तर पर सदस्यता का अभियान चल रहा है। उत्तराखंड में भी हम लोग घर घर गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम जा रही है और सभी लोगों से संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ हैं, पंच निष्ठाएँ हैं और इसी के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और लाखों लोग उत्तराखंड में इस समय सदस्य बने हैं और सदस्यता का जो पहला चरण है वो 25 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण हमारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदस्यता का रहेगा। जी कोठारी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इलेक्शन का समय भी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या फिर हरियाणा में हो, किस तरह से आपने टीमों को भेजा है, किस तरह से टीमें काम कर रही है? उत्तराखंड से कौन कौन बड़े नेता भी जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जिम्मेदारी दी गई है दोनों राज्यों के लिए? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी जम्मू कश्मीर में सभा करके आए हैं और हमारे कई विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी जम्मू कश्मीर में चुनाव में लगे हुए हैं और सतपाल महाराज जी की भी कुछ कार्यक्रम हरियाणा में भी हुए हैं और इस तरह से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो एक विधानसभा 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, ऐसे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हमारे दोनों राज्यों में चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। लगातार भाषा ये भी देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था हाल फिलहाल में, जिसको उन्होंने बताया था कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसे में बीजेपी लगातार घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। किस रूप में आप उनके इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार देश की जनता को गुमराह कर रही है, भ्रमित कर रही है। लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो देश में अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरा भ्रम उन्होंने ये फैलाया कि केंद्र में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो देश का संविधान ये लोग बदल देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे। और देश की जनता कहीं कहीं उनके भ्रम में, उनके गुमराह होने में आई भी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम किया
और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भ्रांतियां फैलाने का काम किया, तो ये जो है घटिया राजनीति कांग्रेस करती है। और इस समय भी कांग्रेस तरह तरह की इस प्रकार के प्रोपगेंडे कर रही है जिससे जनता भ्रमित हो। लेकिन देश की जनता जागरूक है, वो अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि किस पार्टी के हाथों में देश सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के विकास की बात करती है, इस राष्ट्र के विकास की बात करती है, इस राष्ट्र के जो सांस्कृतिक मानबिंदु हैं उनकी रक्षा की बात करती है। इसलिए देश की जनता मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश ने बहुत प्रगति की है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, और देश की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रही है। भाई साहब, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है क्राइम रेट में। तो किस रूप में आप देख रहे हैं और कैसे आप लोग इसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार आपकी है। देखिए, समाज में कई तरह के तत्व होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, और अपराध की घटनाएं निरंतर होती हैं, पहले भी हुई हैं, वर्तमान में भी होती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी को त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम यदि सरकार करे, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हों, अपराधियों को जो है कोई भय न हो, ये ज़्यादा चिंताजनक है। जैसे पश्चिमी बंगाल के अंदर हुआ कि खुद वहाँ की सरकार अपराधी को बचाने में लग गई, उनके अपराध के साक्ष्यों को मिटाने में लग गई। ऐसा उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड की सरकार ने जहाँ भी जो भी आपराधिक घटना हुई हो, प्रत्येक घटना पर त्वरित कार्रवाई की है और अपराधी को तत्काल जेल की शिक्षों के पीछे भेजने का काम किया है। अपराधी के मन में उत्तराखंड में भय है और अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचता है। जी भाई साहब, उपचुनाव भी होने हैं केदारनाथ में, किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर के? केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और केदारनाथ क्षेत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। एक मास्टर प्लान वहाँ के लिए स्वीकृत किया जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए से वहाँ के विकास कार्य हो रहे हैं और केदारनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए वहाँ जो देश और विदेश से यात्री आते हैं उन यात्रियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वहाँ मास्टर प्लान पर लगातार काम चल रहा है जो कि प्रगति पर है। राज्य सरकार ने भी जैसे वहाँ 30 जुलाई की रात को एक बहुत बड़ी आपदा केदार घाटी में आई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 17,000 तीर्थयात्रियों को जो रास्ते में फंस गए थे उनका रेस्क्यू करने का काम किया, उनको सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम किया है। और घोड़े खच्चर वाले हैं, डंडे कंडे वाले, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोग भी वहाँ फंस गए थे, उनको वहाँ से बचाने का काम किया है। और पुनः यात्रा को सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है और धीरे धीरे वहाँ की यात्रा का जो रूटीन है वो अपने उस पे आ रहा है, सरलकरण उसका हो रहा है और यात्रा धीरे धीरे मुझे लगता है कि 20 सितंबर के बाद अपने पूरे उस पर चलेगी। और ये जो हमारा शेष बचा हुआ समय है यात्रा के लिए 3 नवंबर तक यात्रा बढ़िया तरीके से चले, अधिक से अधिक तीर्थयात्री आएँ और उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केदार घाटी के जितने भी वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका केदारनाथ धाम पर निर्भर करती है। इसलिए यात्रा अगर अच्छी चलेगी तो उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। तो ये सारा ध्यान और प्राथमिकता राज्य सरकार के दृष्टिगत है। यात्रा तो कांग्रेस ने भी की है, किस रूप में आप उनकी यात्रा को देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन का समय है और ऐसे में अगर एक्टिव तो वो भी नज़र आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोना चोरी हुआ है उसका सरकार संज्ञान ले और तमाम विषय केदारनाथ से जुड़े। देखिए, कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो केदार धाम को बचाने की बात कर रहे हैं। वहाँ स्वयंभू केदार हैं, भगवान शंकर जी वहाँ विराजमान हैं। भगवान शंकर को वो कांग्रेस पार्टी के नेता बचाने की बात करते हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया लिख करके कि राम एक काल्पनिक पात्र है, ये कल्पना है। तो जो हमारे देवी देवताओं को कल्पना मानते होंगे वो केदारनाथ धाम को बचाने की बात करते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में संयोगवश हमारे मुख्यमंत्री जी जो केदारनाथ जी का मंदिर वहाँ बन रहा था उसमें उपस्थित रहे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से ये दुष्प्रचार करने का काम किया कि केदारनाथ धाम का अस्तित्व संकट में है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ कि जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गणेश गोदयाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, 2015 में फरवरी के महीने में बम्बई के निकट वसई में उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम का मंदिर का शिलान्यास किया। वो मंदिर हूबहू उसकी प्रतिकृति अगर देखेंगे तो सेम ऐसी है जैसे बद्रीनाथ जी की है। वह मंदिर भी बन करके लगभग तैयार हुआ है, कांग्रेस के समय में बनकर तैयार हुआ है, कांग्रेस के संरक्षण में बन करके वो तैयार हुआ है। कांग्रेस के संरक्षण में भी वहाँ ट्रस्ट बना है जिसने बहुत बड़ी धनराशि मंदिर को बनाने के लिए एकत्र की है। उस समय कांग्रेस क्यों चुप रही? हैदराबाद के अंदर केदारनाथ जी का मंदिर बना है और वह भी एज इट इज़ सेम जैसे प्रतिकृति केदारनाथ जी की है, धाम की है, उसी प्रकार का मंदिर हैदराबाद में बनकर तैयार हुआ है। कांग्रेस क्यों चुप रही है? आज केदारनाथ विधानसभा का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस इसको राजनीतिकरण कर रही है। और वो कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है जो काशी विश्वनाथ के अस्तित्व को नहीं मानती है, जिस कांग्रेस ने सोमनाथ के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के अस्तित्व को नहीं माना, वो कांग्रेस आज केदारनाथ धाम को बचाने की बात कर रही है, जो कि बहुत ही हास्यास्पद है। जी भाई साहब, क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं प्रदेश में, कब होंगे अभी ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर? स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली है और बीच में ये प्रकरण आया है। इसमें विधानसभा का सत्र जो गैरसैंण में हुआ था, उसमें माननीय विधायकों ने कुछ शंका उसमें जाहिर की थी। उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा एक प्रवर समिति का गठन कर दिया गया है। प्रवर समिति जो विषय आए हैं उनका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी और जब वो रिपोर्ट देगी उसके बाद उनकी रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद उसमें ओबीसी के आरक्षण के विषय में निर्धारण होते ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी और जैसे आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद चुनाव होंगे। राज्य सरकार तत्काल चुनाव की घोषणा करेगी। अच्छा, कांग्रेस से ये आरोप लगा रही है कि आपके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की जा रही है। उसमें वैधानिक कार्रवाई चल रही है। बढ़ते महिला अपराध पर भी कुछ अंकुश लगाने के लिए कार्य चल रहे हैं। हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, त्वरित कार्रवाई कर रही है। जहाँ पर भी इस प्रकार की शिकायत आई है, इस प्रकार की कोई घटना घटी है, तो राज्य सरकार ने तत्काल उस पर जो है कार्रवाई की है। जी, लगातार क्योंकि कांग्रेस में भी बैठकों का दौर देखा जा रहा है, लगातार वो भी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सह प्रभारी उनके पहुंचे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि जनता से एक जुड़ाव हो सके। किस रूप में आप देख रहे हैं उनके कार्यों को? उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के छल प्रपंच को अच्छी तरह से समझती है, इनके घड़ियाली आंसुओं को भी अच्छी तरह से समझती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी चुनाव पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, उन चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, चुनाव जीते हैं। 2 उपचुनाव जो विधानसभा के हुए थे, उन 2 उपचुनाव के उदाहरणों को लेकर के वो कह रहे हैं कि साहब अब तो बिल्कुल जनता ने अपना मन बदल दिया है। ये बिल्कुल गलत है। इसमें 2 उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा कभी हमारे पास नहीं रही है, वहाँ कभी भी हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं। वहाँ समीकरण, सामाजिक समीकरण कुछ इस प्रकार का है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर की सीट नहीं है। जहाँ तक बद्रीनाथ विधानसभा का सवाल है, वहाँ निश्चित रूप से कुछ चूक अगर हुई है तो उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है और जो कमियाँ, जो गड़बड़ियाँ रही हैं, उनको हम आगे वो न दोहराई जाएं, उसकी हम समीक्षा करके वहाँ के चुनाव के अनुभव को लेकर के और अपनी रणनीति के साथ में, एक बेहतर रणनीति के साथ में हम केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, स्थानीय निकाय का चुनाव भी लड़ेंगे और पंचायतों का चुनाव भी लड़ेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आदित्य कोठारी जी थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।